जैसे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो कौन से आरएनए को बनाता है, तो ये आपको बनाता है आर आरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आर आरएनए के सिंथेसिस करता है। साथ ही साथ अगर हम 5s आरएनए को छोड़ दें, एक्सेप्ट 5s आरएनए, बाकी जितने भी आरएनए बनते हैं वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 होता है वो आपका बनाता है यहाँ पर एमआरएनए की सिंथेसिस वो कराता है। एमआरएनए के बाद ये एसएनआरएनए की सिंथेसिस यहाँ पर करवाता है और पीवीआरएनए की सिंथेसिस आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 करवाता है। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए की सिंथेसिस करवाता है और 5s आरएनए की सिंथेसिस जो बचा हुआ था एक्सेप्ट था वो 5s आरएनए कौन कराता है, 5s आरएनए की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज 3 कराता है। आरएनए पॉलीमरेज 4 जो कराता है वो आपका एसआई आरएनए की सिंथेसिस करवाता है और आरएनए पॉलीमरेज 5 जो एंजाइम होता है वो आपका एमआई आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थे जो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए की सिंथेसिस करवा रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर। जैसे कि प्रमोटर हमने प्रोकैरियोट्स में देखे थे कैसा होता है, वैसे यूकैरियोट्स के प्रमोटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक प्रमोटर में जो आपका होता है जहां से सिंथेसिस स्टार्ट होगी उससे हम इनिशिएटर रीजन होते हैं, इसके आगे जो आपके होते हैं कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनिशिएटर रीजन है इसको हम +1 से डिनोट करते हैं। +1 से अगर इस तरफ आप पढ़ोगे कोडिंग रीजन की तरफ तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम होती है और वहीं +1 से आप इस तरफ पढ़ोगे माइनस की तरफ तो ये आपकी अप स्ट्रीम होते हैं। जो इनिशिएटर रीजन है, इनिशिएटर रीजन से यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, कोडिंग रीजन आपके स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर जो होता है प्रमोटर वो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर प्रमोटर में एमटीई रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मोटिव 10 एलिमेंट, मोटिव 10 एलिमेंट। वहीं इसके बगल में एक और रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डीपीई, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वहीं इस तरफ टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, इस टाटा बॉक्स को हम हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। और वहीं पर टाटा बॉक्स के बगल की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता है बीआरई एलिमेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट। अब इसको हम बाद में बताएंगे क्या होता है, अभी आप लोग इसका सबका फुल फॉर्म जान लीजिए कि ये सब क्या चीज है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि देखो यहाँ पर क्या है, ये एक आपका इनिशिएटर रीजन है और ये पूरा का पूरा मैंने प्रमोटर का स्ट्रक्चर बताया है कि ये पूरा बीआरई से लेकर ये डीपीई तक पूरा प्रमोटर है यूकैरियोट का। इनिशिएटर रीजन मैंने बताया +1, यहाँ से कोडिंग रीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से जब कोडिंग रीजन है तो यहीं से तो आपका एमआरएनए बनेगा, यहीं से आपका एमआरएनए बनेगा। लेकिन एमटीई और डीपीई तो प्रमोटर के पार्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर होता है उसकी भी एमआरएनए में सिंथेसिस होती है। मतलब इसे हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमोटर है प्रमोटर का हाफ रीजन सिंथेसाइज किया जाता है। हाफ ऑफ द प्रमोटर रीजन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन और ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ mRNA, क्योंकि mRNA तो यहीं से बनेगा तो इसका भी mRNA बन जाएगा, MTE का और DPE का भी बन जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ऐसा नहीं था, वहां पर प्रमोटर को छोड़ के सिंथेसिस कोडिंग रीजन की हो रही थी। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, हाफ ऑफ द प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड इन mRNA। यहाँ पर क्या हुआ है, आधा प्रमोटर mRNA में ट्रांसक्राइब्ड हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इनिशिएशन में सबसे पहले आपकी प्रोटीन आती है जिसका नाम है टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, जो आपका टाटा वाला रीजन है इस टाटा वाले रीजन पे यहाँ पर आपकी टीबीपी प्रोटीन आके यहाँ पर सबसे पहले बाइंड कर जाती है। जैसे ही ये बाइंड करती है ये सिग्नल देती है ठीक है मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब तुम लोग अदर प्रोटीन्स आओ और बाइंड करो। तो जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आती है तो वो अपने बाद तुरंत एक प्रोटीन को बुलाती है जिसका नाम है 12TAF। TAF क्या है, ये है टाटा बाइंडिंग एसोसिएशन फैक्टर और ये 12 आते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन लगी हुई है ना टाटा बॉक्स पे, यहाँ इसके साथ यहाँ पर ये 12 आपके प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाती हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ और इसका नाम है 12TAF। जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आ गई है और 12TAF आ गए हैं तो इन दोनों को साथ में मिला के हम कहने लगते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D प्रोटीन। तो सबसे पहले जब इनिशिएशन हुआ तो कौन आया, सबसे पहले आई है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ने अपने साथ किसको बुलाया है, 12TA
एफ को, TAF है टाटा बाइंडिंग एसोसिएशन फैक्टर, और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D प्रोटीन का नाम दिया है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी इतनी सारी प्रोटीन आ गई है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा भारीपन हो गया है और जो आपका DNA होता है वो बेंड कर जाता है। ये TF2D प्रोटीन ये सिग्नल देती है कि ठीक है सब कुछ हो गया है, अब ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट किया जाए। तो ये सिग्नल होता है कि इनिशिएट करो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, इस वजह से आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ती है। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D प्रोटीन आ गई है और DNA की बेंडिंग हो गई है, इसके बाद एक एक करके प्रोटीन्स आने लगती हैं। तो इसके बाद कौन सा आती है, D के बाद जो आपकी आती है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A प्रोटीन आती है, ठीक है। A के बाद कौन सी आती है, A के बाद आपको याद होगा कि यहाँ पे बगल में क्या था, BRE एलिमेंट था। इस BRE एलिमेंट पे आपकी प्रोटीन आती है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B प्रोटीन आती है। तो सबसे पहले D आई, D ने किसको बुलाया, A को बुलाया, और A के बाद कौन आई, यहाँ पर B आई। B के बाद क्या आती है, यहाँ पर B के बाद यहाँ पर आती है आपकी टाटा वाले रीजन पे ही एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E प्रोटीन आती है। 2E प्रोटीन के बाद यहाँ पर एक और प्रोटीन आती है जो E के बाद आती है, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। तो ये सारी प्रोटीन एक एक करके आ रही है। आप लोग को ये स्टेप जरूर याद रखना है कि कौन सी प्रोटीन किस नंबर पे आ रही है। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि कौन सी प्रोटीन किस नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आया। D ने किसको रिक्रूट किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A को किया। A ने किसको किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B को किया। B के बाद कौन आया, B आता है आपका BRE एलिमेंट पे, इस चीज को याद रखिएगा। फिर F आते हैं और E आते हैं। जैसे ही F और E आते हैं वहां पर RNA पॉलीमरेज की एंट्री को बुला लिया जाता है कि आ जाइए RNA पॉलीमरेज जी, आपका स्वागत है, आपको आगे का काम करना है, मतलब आगे आपको mRNA के सिंथेसिस को इनिशिएट करवाना है। लेकिन इनिशिएट होने के पहले आप लोग देखो यहाँ पर कितनी सारी प्रोटीन्स आकर इस वाले रीजन पे, टाटा वाले रीजन पे बाइंड करी गई हैं। अब इस जो टाटा रीजन है यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर आएगा हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम बार बार प्रोटीन्स को नहीं बना रहे क्योंकि बार बार भी डायग्राम गंदा हो जाएगा, लेकिन आपको याद यहाँ पे रखना है कि सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वहीं साथ में जो BRE एलिमेंट है, इस BRE एलिमेंट पे भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B प्रेजेंट है, ठीक है। ये अलग प्रेजेंट है तो उसको भूल मत जाइएगा, बाकी जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और RNA पॉलीमरेज आ गया है। ये RNA पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो इसके पास भी एक टेल होती है और इसके टेल में कुछ अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। ये लगभग 7 अमीनो एसिड होते हैं और ये रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 50 से 52 टाइम्स इनका रिपीट होता है। वो अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम उनका जो कोड लेटर है उसमें लिख रहे हैं। इसमें आपका होता है YSPTSPS। ये 7 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग 50 से 52 रिपीट्स इसके प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल लेटर मैंने कोड्स में लिखा है कि ये पूरी टेल में प्रेजेंट होंगे। YSPTSPS ये अमीनो एसिड है, कॉमन लेटर कोड में लिखा हुआ है, और ये आगे लगभग प्रेजेंट होंगे इसकी पूरी टेल में। इस टेल का इधर C टर्मिनल होता है और इस तरफ N टर्मिनल होता है, तो जिस वजह से इस RNA पॉलीमरेज की टेल को हम कहते हैं CTD टेल, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन इसे भी हम कहा जाता है इसकी टेल को। तो उसके बाद क्या होगा, RNA पॉलीमरेज को भैया जिस काम के लिए आए वो काम तो करो, यहाँ से क्या करो तुम mRNA के सिंथेसिस कराओ। लेकिन mRNA सिंथेसिस के लिए यहाँ पर RNA पॉलीमरेज को एक्टिविटी करनी होगी। उसकी एक्टिविटी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जो उसकी टेल पे 5th नंबर पे जो सीरीन प्रेजेंट है उसका फॉस्फोराइलेशन किया जाए। तो अगर आप इधर से काउंट करोगे CTD डोमेन पे, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है और ये 5th। ये जो 5th वाला सीरीन है इसका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है उसकी वजह से ये एक्टिविटी को गेन कर लेता है और गेन करने के बाद ये आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ पर आपके mRNA के सिंथेसिस कराता है। लेकिन आपने देखा होगा जब प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे कि जब उसका इनिशिएशन होता है, स्टार्टिंग में जब mRNA बनता है तो वो अबॉर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को एबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कुछ उसी तरीके का होता है, एबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में वो रेयर देखा जाता है। यहाँ पर जो एग्जिट चैनल जहां से आपका mRNA मॉलिक्यूल निकलेगा, इस एग्जिट चैनल पे क्या होता है, इस एग्जिट चैनल पे आपकी जो BRE प्रोटीन है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B वाली प्रोटीन, वो आके यहाँ पर खिसक आती है और जिसकी वजह से एग्जिट चैनल ब्लॉक हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि जब ये DNA की बेंडिंग हुई ना, बेंडिंग के बाद यहाँ पर RNA पॉलीमरेज से अपना काम जब स्टार्ट किया है एक्टिविटी को गेन करके, तो सारी प्रोटीन तो रिलीज हो गई है जो टाटा बॉक्स में थी, लेकिन ये BRE प्रोटीन यहाँ से रिलीज नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B प्रोटीन वहीं पर रहती है।
कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये इसके अंदर भी थोड़ा सा कन्फर्मेशनल चेंज आता है और ये ऐसा चेंज करती है कि ये एग्जिट चैनल पे आके बाइंड हो जाती है। अगर ये एग्जिट चैनल पे आके यहाँ बाइंड कर लेगी तो आपका जो mRNA मॉलिक्यूल है वो कैसे बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो अगेन उसका अबॉर्शन हो जाएगा और अबॉर्टिव इनिशिएशन इस प्रोसेस को कहा जाएगा। लेकिन ये बहुत रेयर देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इसके आने से पहले ही जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्टिविटी को गेन करता है और गेन करने के बाद वन स्टेप आगे बढ़ जाता है, वन स्टेप इसका मूवमेंट हो जाता है और जैसे ही वन स्टेप इसका मूवमेंट हो जाएगा तो इसकी और इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b जो प्रोटीन है वो एग्जिट चैनल पे नहीं आ पाएगी और वहां पर कोई भी एमआरएनए का एबॉर्प्शन नहीं होगा इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब आपने देखा होगा इलॉन्गेशन हो रहा है और एमआरएनए निकल रहा है, तो जो एमआरएनए निकल रहा है ना वो नेक निकल रहा है और उस एमआरएनए को खाने के लिए ना सेल में बहुत सारी एंजाइम प्रेजेंट है। तो हमें अपने एमआरएनए को जो कि निकल रहा है एग्जिट चैनल से उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी टेल पे करनी होगी कैपिंग। अब ये कैपिंग की प्रोसेस और जो टेलिंग की प्रोसेस है ये आपकी आरएनए को मैच्योर बनाने में आती है। इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे और पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि कैपिंग में क्या होता है कि आरएनए का जो 5 प्राइम एंड है ना उसमें कैप लगा दी जाती है। 5 प्राइम एंड में जो आपका ग्वानिन प्रेजेंट होता है, इस ग्वानिन के जो 7th पोजीशन है उस 7th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो आपका एमआरएनए है वो सिक्योर हो जाता है। अब जब कैपिंग करनी है तो आपको ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ना उसे थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग ये पढ़ते हो कि कैपिंग इज अ को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, मतलब ये साथ ही साथ में हो रहा है। इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भैया पूरा हमारा एमआरएनए बन जाए तब हम इसकी कैपिंग करवाएंगे, नहीं, तुरंत बन रहा है तुरंत इसकी आगे की तरफ कैपिंग कर दी जाएगी। तो ये को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। उसके लिए यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। अब रोकने के लिए क्या आता है, रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है NELF। इस प्रोटीन का नाम है निगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। निगेटिव इलोंगेशन फैक्टर से नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये जो इलोंगेशन के प्रोसेस है उसको रोक देगी। इसका साथ देने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है DSIF। DSIF का नाम है DRB स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। DSIF है जो वो यहाँ पर आपने देखा था कि जो 5th नंबर पे जो सीरीन था ना इसको फॉस्फोराइलेशन करके आरएनए को आगे बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर आके बाइंड कर जाती है और इसको इनहिबिट कर देती है। वहीं NELF DNA पे बाइंड कर जाती है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे की तरफ बढ़ने से रोकती है। तो उस तरीके में कुछ टाइम मिल जाता है और उतने टाइम में आपकी कैपिंग की प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जब एक बार कैपिंग हो गई है, कैपिंग जब डन हो गई है तो उसके बाद आपको वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा ना प्रोसेस, वापस से सिंथेसिस को आगे करवाना पड़ेगा एमआरएनए की। तो उसके लिए यहाँ पर वापस से करवाने के लिए एक और प्रोटीन आती है जिसका नाम है PELF। अब ये PELF क्या है, ये पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर है ना। जैसे NELF निगेटिव था वो रोक रहा था यहाँ पर सिंथेसिस को, वैसे ही पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर क्या करेगा, सिंथेसिस को कंटिन्यू करवाएगा। ये जो PELF है ये क्या है, ये एक काइनेस प्रोटीन है और आपको पता है काइनेस प्रोटीन क्या करेगी, फॉस्फोराइलेशन करेगी। तो ये जो PELF है ये क्या करती है, जो सेकंड वाला सीरीन था ना टेल का, आरएनए पॉलीमरेज की टेल है उसके पास जो सेकंड नंबर पे सीरीन था, इस सेकंड नंबर के सीरीन की ये फॉस्फोराइलेशन करा देती है और इसको ये सिग्नल देती है कि ठीक है कैपिंग हो चुकी है, तुम वापस से आगे बढ़ो, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर हूं मैं और तुम आगे इलोंगेशन को कंटिन्यू करो। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब एक बार फॉस्फोराइलेशन हो जाता है सेकंड नंबर के सीरीन पे और आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता है तो जो NELF है और DSIF है इनकी ना एफिनिटी कम हो जाती है और ये दोनों प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं। जैसे ही ये लोग हटती हैं आरएनए पॉलीमरेज टक 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 आगे बढ़ता है और यहाँ से एमआरएनए के सिंथेसिस को कंटिन्यू आगे कराता रहता है और इलोंगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जब टर्मिनेशन की प्रोसेस आती है तो अब सिंथेसिस को रोकना है, तो उसमें क्या होता है, एमआरएनए जब आपका बन के आ रहा है उस एमआरएनए रीजन पे कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीजन प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक बेसिस का जो है AAU। वहीं आगे प्रेजेंट होता है AC रीजन और एक प्रेजेंट होता है UG रीजन। ये 3 रीजन आपके एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि टर्मिनेशन की प्रोसेस अब आ गई है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती है जैसे कि AAU रीजन पे जो प्रोटीन आके बाइंड करती है उसका नाम है CPSF। ये प्रोटीन आकर यहाँ पर बाइंड कर जाएगी AAU वाले रीजन पे। ये एक टेट्रामर प्रोटीन होती है, ठीक है, 4 टुकड़ों में बनी होगी और ये क्या, इसका नाम है क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब ये अब क्लीवेज करा देगी पॉलीएडेनाइलेशन कराने के बाद। वहीं AC रीजन पे आपकी एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, AC पे आपकी बाइंड करती है 2 प्रोटीन एक्चुअली, ये दोनों ऐसे आती हैं, एक CP1 आती है और CP2 आती है।
CP1 और CP2 क्या है, ये है क्लीवेज प्रोटीन जो कि यहाँ से क्लीव कराएंगी। वहीं UG वाले रीजन पे आपकी प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम है CSTF प्रोटीन। ये एक ट्राइमर प्रोटीन है और ये यहाँ पर बाइंड कर जाती है G वाले रीजन पे, और ये सारी की सारी इंडिकेट करती हैं कि अब यहाँ पर हमारा टर्मिनेशन का प्रोसेस है। इसमें जो क्लीवेज 1 और क्लीवेज 2 प्रोटीन है ये क्या करती है, यहाँ से AC वाले रीजन को टर्मिनेट करती है, यहाँ से ये इंडोन्यूक्लियस है ये कट लगाती हैं। जब ये कट लगाएंगी तो आपका mRNA बाहर निकल के आ जाएगा। इस तरफ उसकी कैप थी, 5 प्राइम एंड था, यहाँ पर A U वाला रीजन था, A इधर आ जाता है, बाकी C वाला रीजन आप देखो यहीं से, ये C वाले रीजन के बाद ये वाला रीजन यहीं पे प्रेजेंट रहता है और बाकी ये यहाँ पर रिलीज होके बाहर आ गया है। अब जो A वाला रीजन है यही रीजन पे क्या होगा, यहाँ पर करवाई जाएगी आपकी पॉलीएडेनाइलेशन की प्रोसेस, मतलब यहाँ पर आप इसकी टेलिंग कराई जाएगी, क्योंकि भैया टेलिंग भी जरूरी है। टेलिंग नहीं करवाओगे तो फिर से हमारे जो दुश्मन है सेल में बैठे हैं वो हमारे आरएनए पॉलीमरेज को कट जाएंगे। ये जो पॉलीएडेनाइलेशन ऑफ टेल कराया जाता है ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है उसके बाद कराया जा रहा है। कैपिंग क्या था, कैपिंग आपकी कोर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस थी, लेकिन जो आपकी टेलिंग है वो क्या है, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारी अब क्या होगी, यहाँ पर कैपिंग करवा दी थी, अब हमारी यहाँ पर होगी टेलिंग। तो टेलिंग में क्या होता है, फिर से कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स आती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले प्रोटीन आती है उसका नाम है PAP1, ठीक है। ये A वाले रीजन पे जो AC से यहाँ से जो कट हुआ है इस वाली जगह से यहाँ पर A आ गया है, तो ये A वाले रीजन पे 3 प्राइम एंड पे PAP1 प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है। साथ में अकेले नहीं आती है, ये बुला लेती है PAP2 को, तो ये दोनों ही प्रोटीन आके बाइंड करती हैं। इन प्रोटीन का नाम क्या है, तो इन प्रोटीन का नाम है पॉलीमरेज 1, मतलब ये पॉलीमरेज करेगी, किसको पॉलीमरेज करेगी, पॉली A टेल को ऐड करेगी, पॉली A पॉलीमरेज 1, पॉली A पॉलीमरेज 2। तो ये क्या करेगी, पॉलीमरेज करने की वजह से यहाँ पर A को यहाँ पर ये ऐड करती जाएगी। जो पॉली A पॉलीमरेज 1 है वो सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट करती है और ये लगभग 10 से 12 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड करती है। जब ये ऐड कर लेती है तो पॉलीमरेज जो 2 है वो काम करती है और वो लगभग यहाँ पर 200 से 250 A टेल को यहाँ पर ऐड करती है। तो ये लंबी सी पॉली A टेल यहाँ पर आपकी बन जाती है जो कि टेलिंग कहलाती है। अब ये नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है, इसको और सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक और प्रोटीन आती है जो कि इन सबको यहाँ पर सिक्योर करके रखती है। उस प्रोटीन का नाम है PABP। ये प्रोटीन क्या होती है, पॉली एडेनाइल बाइंडिंग प्रोटीन है जो इस टेल पे बाइंड कर जाती है और बाइंड करने के बाद इसको सिक्योर करके रखती है। तो ये हमारी टेलिंग के प्रोसेस में होता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है, पॉलीएडेनाइलेशन हो गया, कैपिंग पहले ही हो गई थी, टेलिंग हो गई है, तो अब जो हमारा mRNA बनेगा वो मैच्योर mRNA, रिजल्टेंट mRNA को हम लोग मैच्योर mRNA कहते हैं। अभी तक जो इससे पहले था वो हेट्रोजीनियस था या फिर HNRNA था, लेकिन जब इसकी कैपिंग हो गई है, कैपिंग के बाद टेलिंग हो गई है, एक और प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग की जाती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा HNRNA किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और आगे ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाने के लिए तैयार है।